आपने अभी प्रयागराज से वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म ऑफर कर दी। हाँ जी। क्या आप भी उसकी आंखों में घायल हो चुके हैं या बस आपको ये पता चल रहा है कि वो वायरल है और वायरल होने से आपके फिल्म को फायदा होगा इसलिए आपने उसको ये फिल्म हाँ ऑफर की? आप पर सर आरोप है ये जी। कि आप जानबूझकर ऐसी फिल्म बनाते हैं जो विवादों का केंद्र बन जाए और इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो ताकि आपका फिल्म का आराम से वो इतना पॉपुलर हो जाए कि लोग आकर के सिनेमा हॉल तक पहुंच जाए। तो मैं ज्वलंत वो मुद्दे उठाता हूँ देश के जिस पर लोग बात करने से कतराते हैं। तो इसको आप ये नहीं कह सकते मैं कुछ प्लान करके आता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा अपना तरीका है और ये मेरा जिंदा होने का सबूत है जो मैं देता हूँ लोगों को कि मैं जिंदा हूँ, मैं बोल सकता हूँ। मेरा मकसद बहुत बड़ा है। मेरा मकसद ये है कि अगर कोई एक व्यक्ति मोनालिसा के अलावा सपोज मान लो सनी लियोन को इंडस्ट्री में लॉन्च करता है, उससे क्या असर पड़ता है हमारे देश के नागरिकों पर, युवाओं पर और लड़कियों पर। और वहीं पर अगर मैं किसी एक ऐसी लड़की जिसका नाम मोनालिसा है उसको अगर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो लोग क्या सोचेंगे? आप मोनालिसा का कैरियर बनाना चाहते हैं जी। लेकिन मुंबई जो एक्टर गए हैं कैरियर बनाने के लिए उनका स्ट्रगल से आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ। हाँ जी। क्या उस एक्टर के साथ वो अन्याय नहीं होगा कि जो एक्टर दिन रात अपने घर से बाहर रह करके अपने परिवार से बाहर रह के वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, एक्टिंग सीख रहा है, थिएटर कर रहा है, आप उसको काम नहीं दे रहे हैं बल्कि उस लड़की को काम दे रहे हैं जो वायरल गर्ल है सिर्फ अपनी आंखों से। उसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता और आप उसको एक्टिंग करवाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है मुंबई में, आपने उसको काम करने का मौका नहीं दिया। मोनालिसा का जो ये चैप्टर है, अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जो वायरल हो रही हैं चीज़ें, ये महाकुंभ खत्म होते होते चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी और जब तक मेरी फिल्म आएगी तब तक लोग भूल चुके होंगे कि मोनालिसा भी कोई चीज़। अभी फिलहाल मोनालिसा को धमकी भी मिल रही है, लोग कह रहे हैं कि उठा लेके चले जाएंगे, उठा ले जाएंगे। उन्होंने योगी सरकार से सुरक्षा की भी गुहार लगाई है, क्या कहना है आपका? देखिए, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो किसी की औकात नहीं है जो मोनालिसा के साथ में तिरछी आंख करके भी देख सके, क्योंकि यहाँ पर एक सन्यासी का शासन है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं कठोर निर्णय लेने की वजह से। जो लोग उसको धमकी देने की जैसी बात कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा देर तक खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, वो सलाखों के अंदर हो जाएंगे। ये उन्हें नहीं पता है कि अगर उन्होंने ज़रा सा भी उसको परेशान किया तो योगी जी की सरकार उन्हें बख्शने वाली नस्तानाबूद कर दी। क्या आप मोनालिसा के लिए कोई वर्कशॉप या ट्रेनिंग आयोजित कराएंगे ताकि वो बेहतरीन एक्टिंग सीख सके? बिल्कुल कराना होगा। इसके अलावा तो मैं अभी तो उसको ऐसे सीधे पर्दे पे उतार भी नहीं सकता, क्योंकि मैं खेल तमाशे के लिए तो फिल्म नहीं बना रहा हूँ। अभी फिल्म आएगी तो आप लोग देखोगे और क्रिटिक्स करोगे उसके, तो क्रिटिक्स को ध्यान में रखते हुए मुझे फिल्म के हर एक पहलू पर बात करनी होती है, हर एक पहलू पर विचार करना होता है। और मोनालिसा को अगर कम से कम भी तो कम से कम 3-4 महीने मुझे उस पर काम करने की जरूरत होगी। फिल्म अर्थ के लिए बनाई जाती है, अच्छे पैसे कमाने के लिए बनाई जाती है। क्या मोनालिसा को फिल्म में लेना घाटे का सौदा तो नहीं हो जाएगा? आपने अपने आप को कट्टर सनातनी कहा। क्या आप चाहते हैं कि देश में हिंदू राष्ट्र हो जाए? भारत हिंदू राष्ट्र अगर होता भी है तो इसमें बुराई क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है तो और ज्यादा लिबरलिटी आ जाएगी फिर तो। सलमान खान को डर सता रहा है कि लॉरेंस फिशबर्न उनकी हत्या न कराते। पता नहीं सर, मुझे तो ये सब पब्लिसिटी स्टंट लगता है। पता नहीं, कुछ ऐसा कोई है नहीं जो जेल में रहकर किसी को, और वो खुद अपने आप में सक्षम है, सरकार उनके पीछे है, सुरक्षा मिली हुई है, कोई डर वर नहीं है सर। अभी सैफ अली खान पे हत्या करने की कोशिश, उनकी हत्या करने की कोशिश, उनको 6 बार चाकू भोंका गया और ऐसी खबरें आई कि उनके घर में एक चोर घुस आया था जिससे लड़ते लड़ते वो घायल हुए। और अभी कल वो लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के घर गए और जब गए तो उनका चाल एक अलग अंदाज था, लग ही नहीं रहा था कि उनको शायद कुछ हुआ है या जो भी है। आपको क्या लगता है, क्या ये भी एक स्टंट हो सकता है? मुझे तो ये लगता है क्योंकि इतनी सुरक्षा के बीच में एक आदमी कैसे जा सकता है। मैं बचपन से कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी के घरों में जाने की कोशिश की कि मैं जाके मिल लूँ, अपना दर्द बता। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो शख्सियत, उनका नाम है सनोज मिश्रा। सनोज जी फिल्म निर्देशक हैं, साथ ही साथ ये सामाजिक मुद्दे पर फिल्म बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब ये फिल्म बनाते हैं तो विवादों में इनकी फिल्म घिर जाती है और आजकल ये फिर से चर्चा का विषय बन चुके हैं। चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि चर्चा की विषय बनी हुई वायरल गर्ल यानी मोनालिसा को इन्होंने फिल्म ऑफर कर दी है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी बढ़िया सर। अच्छा, स्टेट में बहुत बहुत स्वागत है सर। ये बताइए सबसे पहले तो आप कौन हैं, अपने बारे में बताइए। आप फिल्म जर्नी आपकी कैसी रही और कैसे आप इस फील्ड में आ गए? मैं कौन हूँ ये सवाल तो मैं खुद से बहुत सालों से पूछ रहा हूँ। फिलहाल जो भी हूँ छोटा मोटा सिनेमा मेकर कह सकते हो आप। 5-10 फिल्में हैं मेरी रिलीज अभी तक, और मेरी जर्नी एक बहुत छोटे से गांव से शुरू होती है, एक नहर के किनारे से, जहाँ मैं सपने देखता था
कि काश यहाँ से धर्मेंद्र जी गुजर रहे होते, काश यहाँ से फलां सेलिब्रिटी गुजर रहा होता और तो मैं उनसे मिलता, मैं उनसे बात करता। और मेरी ज़िंदगी में ही वो ऐसा समय भी आया कि मैंने उसी नहर की पटरी पर ऐसे बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटी के साथ फ़िल्म भी मैंने बनाई। तो मैं वो शख्सियत हूँ जो मैंने छोटी सी आँखों से जो सपना देखा था, वो मैंने उसको साकार होते हुए अपनी लाइफ़ में मैंने देखा। और मेरा सफ़र कुछ 30-32 सालों का है अभी तक। 32 साल हो गए मुझे 93 से लेके अभी तक। और इतने समय में करीब 10-12 साल तक तो सिर्फ सिनेमा सीखता रहा, क्योंकि उस समय सिनेमा सीखना बहुत ज़रूरी होता था। मोबाइल में अभी की तरह फ़िल्म नहीं बना लेते थे लोग, लेंस के बारे में, रील पर फ़िल्में बनती थी। और उसके बाद करीब 15-20 सालों से मैं स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा हूँ एज़ ए राइटर, एज़ ए डायरेक्टर। कहाँ से हैं सर आप? बेसिकली मैं हूँ रायबरेली से, लेकिन मेरी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई लखनऊ में हुई। और अब देखा जाए तो जो सवाल है कहाँ से हैं, तो मुंबई में भी हमें परदेसी कहा जाता है और गाँव में भी परदेसी कहा जाता है। तो हम कलाकार लोग कहीं के नहीं रह गए, ना घर के रह गए, ना बाहर के रह गए। वैसे मुंबई में ज़्यादा समय मेरा बीता है। आप पर सर आरोप है ये जी। कि आप जानबूझकर ऐसी फिल्म बनाते हैं जो विवादों का केंद्र बन जाए और इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, ताकि आपका फिल्म का आराम से वो इतना पॉपुलर हो जाए, इतना पॉपुलर हो जाए कि लोग आकर के सिनेमा हॉल तक पहुंच जाए। देखिए, अगर मैं किसी अछूते मुद्दे को उठाता हूँ अपनी फ़िल्म के ज़रिए, तो ये आरोप नहीं होना चाहिए। ये इस पे एप्रिशिएशन होना चाहिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति भी तो है बॉलीवुड में जो नशाखोरी, नंगापन और ये भद्दे-भद्दे गाने और नेकेड सीन्स के बजाय मुद्दों पर काम कर रहा है। और किसी की हिम्मत होती तो वो भी कर सकता था। मैं ही क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे काम क्या करना है और मुझे सिनेमा क्या बनाना है। मैं बड़े स्टार कास्ट के पीछे 5-10 साल अपना समय नहीं बर्बाद कर सकता कि उनके पीछे भागूँ और फिर बोले 5 साल के बाद कि मैं आपके साथ काम नहीं करना मुझे। तो मैं अपनी सब्जेक्ट को हीरो बनाता हूँ। अब मेरा सब्जेक्ट हीरो रहेगा तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ को बुरा लगेगा। तो मैं ज्वलंत वो मुद्दे उठाता हूँ देश के, जिस पर लोग बात करने से कतराते हैं। तो इसको आप ये नहीं कह सकते मैं कुछ प्लान करके आता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा अपना तरीका है और ये मेरा जिंदा होने का सबूत है जो मैं देता हूँ लोगों को कि मैं जिंदा हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं ऐसे मुद्दों पर बात कर सकता हूँ जिस पर बॉलीवुड भागता है, बात भी नहीं करना चाहता। ठीक है, आपने अभी प्रयागराज से वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म ऑफर कर दी। हाँ जी। क्या आप भी उसकी आंखों में घायल हो चुके हैं या बस आपको ये पता चल रहा है कि वो वायरल है और वायरल होने से आपके फिल्म को फायदा होगा इसलिए आपने उसको ये फिल्म ऑफर की? देखिए, जहाँ तक उसकी बात है, बच्ची है और मेरे ख्याल से उतनी बड़ी मेरी बेटी भी है। और जहाँ तक वायरल होने की बात है तो इतने सालों में मैं मीडिया को तो कम से कम समझता ही हूँ। ये वायरल जो चीज़ें होती हैं झाग की तरह से बैठ जाती हैं और उसके बाद इनको कोई पूछने वाला भी नहीं होता। ये भी बात है, अभी कुछ चीज़ों के लिए ट्रेंडिंग में है, चीज़ें हो जाती हैं। मेरा मकसद बहुत बड़ा है। मेरा मकसद ये है कि अगर कोई एक व्यक्ति मोनालिसा के अलावा सपोज मान लो सनी लियोन को इंडस्ट्री में लॉन्च करता है, उससे क्या असर पड़ता है हमारे देश के नागरिकों पर, युवाओं पर और लड़कियों पर। और वहीं पर अगर मैं किसी एक ऐसी लड़की जिसका नाम मोनालिसा है, उसको अगर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो लोग क्या सोचेंगे। तो ये मेरा देश के जो ऑडियंस है उसके लिए मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं गरीब लड़की को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, ताकि जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं या जो अंग प्रदर्शन नहीं कर सकते या जो देश को बर्बाद करने वाली और अलग रास्ते पे ले जाने वाली फिल्मों में नहीं बनाना चाहते, उनको भी एक दिशा मिले कि नहीं, सादगी में भी बहुत कुछ है और सादगी पसंद करने वाले भी लोग बहुत हैं। तभी तो आज की तारीख में वो इतना ट्रेंडिंग में है वो। तो मेरा मकसद जो है वो बहुत बड़ा है। मेरा मकसद है लोगों को मैसेज पहुंचाना कि बगैर नंगेपन के भी आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन सकते हो। और इस मकसद को पूरा करने में मोनालिसा मेरे लिए अहम कड़ी है। ना कि वो है कि मतलब ट्रेंडिंग में है तो मैं भी आ जाऊंगा। मैं तो वैसे भी रहता हूँ, मैं फिल्में बनाऊंगा, अच्छी बुरी होंगी, लोग या तो आलोचना करेंगे तो बड़ाई आपके दिमाग में कैसे आया कि मोनालिसा के साथ हम फिल्म बना सकते हैं? मैंने उसका एक वीडियो देखा क्योंकि बहुत वायरल था, तो उसने बोला था कि मुझे फिल्मों में ऑफर मिलेगा तो मैं काम करना चाहूँगी। तो मुझे लगा कि एक अच्छा मौका है एक अच्छा मैसेज देने के लिए लोगों में, और कहीं गलत हाथों में न जाए, क्योंकि बहुत सारे उसके आसपास बहुत सारे फालतू लोग जैसे मैं देख रहा था, बहुत डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं। पूरा जो हमारे जो महाकुंभ का एक जो स्वरूप है उसको भी बिगाड़ रहे हैं लोग वहाँ पर। तो ऐसे लोगों के हाथ में रहा, इसलिए मैंने उसको ऑफर किया कि आप मेरे साथ केयरफुली काम कर सकते हो। जैसे हमारी टीम में लोग हैं, उसको अच्छे से केयर करेंगे, उसको सिखाएंगे आगे, और उसको एक अच्छे तरीके से, खाली शोशेबाजी के लिए नहीं, मैं चाहता हूँ उसका करियर बने, वो एक मिसाल बनेगी। तब मेरा जो ये डिसीजन लिया है वो डिसीजन सक्सेसफुल कहा जाएगा कि मैंने उसको मार्केट में अगर मैं लेकर के आया हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आया हूँ, तो मैंने उसको सक्सेस भी किया। ठीक है। तो इसके लिए उसको तैयार करना भी बहुत ज़रूरी है।
आप मोनालिसा का कैरियर बनाना चाहते हैं जी। लेकिन मुंबई जो एक्टर गए हैं कैरियर बनाने के लिए उनका स्ट्रगल से आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ। हाँ जी। क्या उस एक्टर के साथ वो अन्याय नहीं होगा कि जो एक्टर दिन रात अपने घर से बाहर रह करके अपने परिवार से बाहर रह के वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, एक्टिंग सीख रहा है, जी, थिएटर कर रहा है, जी, जी। आप उसको काम नहीं दे रहे हैं बल्कि उस लड़की को काम दे रहे हैं जो वायरल गर्ल है सिर्फ अपनी आंखों से, अच्छा। उसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता और आप उसको एक्टिंग करवाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है मुंबई में, आपने उसको काम करने का मौका नहीं दिया। दरअसल शाह जी, ये तो क्वेश्चन मेरे ऊपर बनता ही नहीं है। इसलिए नहीं बनता है कि आप मेरी फिल्मों को उठा के देख लीजिए। मैंने जितने लोगों को एज ए न्यू कमर, एज ए लीड, एज ए मेन लीड, एज ए सेकेंड लीड जितना काम दिया है या जिनके साथ मैंने काम किया उतना किसी और ने नहीं किया। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बड़ी स्टार कास्ट के पीछे कभी नहीं भागा। एक दो फिल्मों को आप मेरी छोड़ दीजिए तो मैंने ऑलमोस्ट लगभग सभी फिल्मों में नए कलाकारों को ही मौका दिया। अभी लेटेस्ट रिलीज मेरी फिल्म है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें भी सारे नए कैरेक्टर, एक भी ऐसा चेहरा नहीं जिसको आपने कभी सिनेमा में देखा हो। तो ये पहली बात तो मेरे पर ब्लेम नहीं लगता है। दूसरी बात ये कि आपने उसी को क्यों रखा, वो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि मैं एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग बगैर गंदगी फैलाए हुए भी सेलिब्रिटी बन सकते हैं, इसलिए मैंने उसको चूज किया है। और रही बात जहाँ तक न्यू कमर्स की देने की बात, काम में अपनी फिल्मों में तो मेरे से ज़्यादा तो किसी ने नहीं दिया होगा। मोनालिसा क्या आप पॉपुलैरिटी से इन्फ्लुएंस हो गए और आपको लगा कि इसके साथ फिल्म बनाने से ही कुछ काम बनेगा अब? नहीं नहीं, मेरा मुद्दा ही बड़ा है, मेरा मुद्दा ही फिल्म का हीरो है और मेरा मुद्दा ही सबसे बड़ा होता है हमेशा। मैंने जैसे अभी आपको कहा कि मोनालिसा का जो ये चैप्टर है, अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जो वायरल हो रही हैं चीज़ें, ये महाकुंभ खत्म होते होते चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। और जब तक मेरी फिल्म आएगी तब तक लोग भूल चुके होंगे कि मोनालिसा भी कोई चीज़ थी। फिर वहाँ पर फिल्म ही दिखाई पड़ेगी। फिल्म में अगर स्ट्रेंथ होगी, कैपेसिटी होगी, तभी फिल्म चलेगी और तभी मोनालिसा का भी करियर बनेगा। तो ये थोड़े समय के लिए जो पॉपुलैरिटी है, ये सिनेमा के लिए तो बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि ये झाग की तरह उठी और ख़त्म हो गई। तो मैं तो उसके लिए एक लॉन्ग टाइम के लिए काम कर रहा हूँ, उसको पूरा तैयार करके उसको मार्केट में लाना चाहता हूँ, ताकि जैसे मैंने बताया कि मेरा मकसद ये है उसको सेलिब्रिटी बनाना, ताकि लोगों के लिए वो एक मिसाल बने। ठीक, मेरा ही मानना है। मुंबई में एक्टर बनने के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है लोगों को? बहुत, इसमें कोई शक नहीं। और जहाँ तक आपका जो कहना है कि जो लोग वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, घर परिवार छोड़कर बड़ी विषम परिस्थितियों में रहते हैं, मैं उन्हीं के बीच में रहता हूँ और मैं उनके दर्द को बहुत बाखूबी समझता हूँ। और तभी मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम, जितना भी मेरे से बन सकता है, जितनी भी मेरी कैपेसिटी है, उतने लोगों को मैं समेटता हूँ अपने साथ आसपास। और वो कोई सेलिब्रिटी नहीं होते, नए नए लोग होते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि ऐसी बहुत सारी फिल्में मैंने भी की हैं जिसमें मैंने अपने खुद के पैसे लगाए और न्यू कमर होने की वजह से फिल्म नहीं चली और मैं कर्जे में भी आ गया। लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मेरा अपना डिसीजन था। मैंने अपने हिसाब से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन नहीं चल पाई फिल्म। तो अब ये मेरा बनता है कि मैं फिल्म किस तरह से बनाऊं, क्योंकि रिस्क भी मैं ही लेता हूं ना। अगर फिल्म नहीं चलती तो कोई नहीं पूछने आता कि भैया इतना कर्ज आपके ऊपर हो गया है, कहाँ से दोगे आप। आदमी सुसाइड कर लेगा तो बोलेंगे अरे मर गया, वो तो कर्जे में था, मर गया। लेकिन आदमी कोई आगे नहीं आता है। तो मुझे तो ये भी देखना है, प्लस माइनस सब देख के चलना है। अब मेरी बंगाल डायरी अगर नहीं चलती तो लोग पैसा देने आते क्या मुझे, या कर्ज हो तो कुछ देता क्या, नहीं देता। तो हमें वो भी देखना है, खाली लोगों के कहने पर ही नहीं, हमें अपने व्यवसाय और बिजनेस भी देखना होता है। ठीक है, मोनालिसा की जैसी पर्सनालिटी है, उसके हिसाब से कोई आपने कैरेक्टर सोचा है, ये फिल्म कौन सी होगी, फिल्म का नाम क्या होगा, कहाँ पर शूट होगा, कैसे उसको कैरेक्टर मिलेगा? जी जी, थोड़ा प्लीज बताएं। हाँ, मैं बताना चाहूँगा। ये फिल्म हमारी है द डायरी ऑफ मणिपुर और उसका शूट अगले महीने से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसमें जो मोनालिसा का किरदार है वो एक ट्रेवलर है, मतलब एक उस फैमिली से बिलोंग करती है जो आर्मी बैकग्राउंड से है। और जो आर्मी ऑफिसर थे रिटायर होकर वो इम्फाल में ही बस गए वहीं पर। ये उनकी लड़की है, वो अपने फादर के लिए स्ट्रगल कर रही है, छोटे छोटे काम कर रही है। उसका सपना है बड़ा बनने का, डिफेंस में जाने का, ताकि देश के लिए कुछ कर सके। तो इस तरह से उसका एक रोल बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। और मेरे ख्याल से तो जो क्या कह सकते हैं कि वो लीड रोल रहेगा उनका? नहीं, लीड के पैरेलल रहेगा, ठीक है, तो नहीं होगा, पैरेलल लेकिन लीड, हाँ ठीक। पैरेलल लीड रहेगा। और दूसरी बात है कि जो जिस तरह से उनका परिवेश रहा है, उस परिवेश से एकदम से बाहर निकालना भी अच्छा नहीं होगा। तो उसके कैरेक्टर के आसपास ही मैंने चीज़ों को बुना है, ताकि जो हम लोग उसके ऊपर काम करें, उसके साथ साथ उसका जो मौलिक चीज़ है वो भी उसमें इन्वॉल्व रहे, तो क्या ये और न लगे। क्या ये फिल्म जो रहेगी वो पूरा मोनालिसा के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी, या कुछ बड़े पात्र भी इसमें जुड़ने वाले हैं? नहीं, पात्र तो हैं और भी बहुत सारे, लेकिन मोनालिसा भी इसका एक बहुत अहम किरदार होगी। और उस अहम किरदार के बगैर हम इस फिल्म की कल्पना भी नहीं कर सकते, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, मतलब एक अहम किरदार उसका हिस्सा होंगी फिल्म का। जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि जनता
एक खूबसूरती तो देख रही है मोनालिसा की आंखों में, जी जी लेकिन जब वो फिल्म में एज अ एक्टर काम करेंगी जी। तो क्या जनता उन्हें उतना पसंद कर पाएगी या नहीं? हाँ, ये मुद्दा आपका बहुत अच्छा है क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया में लोग उसको देख रहे हैं हुँ, और कल तक बताया ना कि जैसे लोग भूल जाते हैं, तो यहाँ पर मेरी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है हुँ, कि मैं उसको इतने अच्छे तरीके से, इतने मैच्योर तरीके से फ़िल्म में लेकर के आऊँ हुँ, और इतनी मैच्योर फ़िल्म बनाऊँ हुँ, ताकि लोग उसकी खूबसूरती, उसके आँखों के बजाय लोग फ़िल्म देखने ज़रूर जाएँ। हुँ, वहाँ पर वो आँखें दिखाई दें तो अच्छा है। लेकिन खाली आँखों से तो फ़िल्म नहीं चलने वाली है। हुँ। फ़िल्म का कंटेंट, फ़िल्म की मेकिंग, फ़िल्म की विषय वस्तु, वो सब सारी चीज़ों पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आँखें फ़िल्म को नहीं चला सकती और एक फ़िल्म आँखों को चला सकता है। अगर फ़िल्म अच्छी होती है हुँ। तो ज़ाहिर-सी बात है उसको सबको फ़ायदा मिलेगा जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मोनालिसा को होगा। ठीक है। अभी फिलहाल मोनालिसा को धमकी भी मिल रही है, लोग कह रहे हैं कि उठा लेके चले जाएँगे, उठा ले जाएँगे। जी। उन्होंने योगी सरकार से सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। क्या जी। कहना है आपका? देखिए कम से कम उत्तर प्रदेश में तो किसी की औकात नहीं है जो मोनालिसा के साथ में तिरछी आँख करके भी देख सके। क्योंकि यहाँ पर एक सन्यासी का शासन है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं कठोर निर्णय लेने की वजह से। हुँ, जिन्होंने किसी की पक्षपात नहीं किया कभी किसी का, किसी के फ़ेवर में जाकर काम नहीं किया हुँ, और आज जो उत्तर प्रदेश में आप सुशासन देख रहे हैं, ये उन्हीं की देन है और ये जो लोग उसको धमकी देने की जैसी बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा देर तक खुली हवा में साँस नहीं ले सकते। हुँ। वो सलाखों के अंदर हो जाएँगे। ये उन्हें नहीं पता है कि अगर उन्होंने ज़रा-सा भी उसको परेशान किया, तो योगी जी की सरकार उन्हें बख्शने वाली नहीं है। नेस्तनाबूद कर देगी। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल कर देगी। ठीक है, आपने मोनालिसा को फ़िल्म तो ऑफ़र कर दिया। जी। क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया या अभी तक नहीं किया? देखिए, मैंने फ़िल्म ऑफ़र की है हुँ, और ऐसे नहीं कर दिया कि नहीं मैं फ़िल्म करूँगा। हुँ, उसका जब मैंने वीडियो देखा कि उसने कहा कि मैं फ़िल्म करना चाहती हूँ, हुँ, तब मैंने ऑफ़र किया और मेरे लोग हैं वहाँ पर जो उसकी फ़ैमिली से बात करेंगे क्योंकि फ़ैमिली पर ही उसने सब कुछ छोड़ा हुआ है। हुँ, तो ये इतना बड़ा विषय नहीं कि वो काम करेगी कि नहीं करेगी, फ़िल्म तो मैं बना ही रहा हूँ। हुँ, फ़िल्म तो मेरा जो पैशन है वो तो काम मेरा चल ही रहा है। हुँ। आती है तो अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छा हो जाएगा कि चलो एक मैंने अच्छा काम किया अपनी लाइफ़ में, एक और अच्छे आदमी को मैंने तो आगे बढ़ाने अभी की तक उसने कोशिश की। स्वीकार नहीं किया है। नहीं, स्वीकार करने की बात ही नहीं है, मैंने अभी तो उसको मैं उसके पास तक पहुँचे नहीं हूँ। आपकी बात हुई उससे? हाँ, मेरी बातचीत हुई, बाय फ़ोन बातचीत हुई। ठीक है, जी, आप प्रयागराज कब जा रहे हैं? मैं कल जा रहा हूँ। तो वहाँ पर जाकर के उससे बात करेंगे, उसके हाँ, परिवार हाँ। वालों से। हाँ, देखिए लेकिन इसके पीछे भी एक मेरी एक और सोच है। हुँ, प्रयागराज अगर मैं जाता हूँ, तो ये जो शोशेबाज़ी है, जो चीज़ें हैं, मुझे थोड़ा-सा ऑड लग रहा है। हुँ, क्यों ऑड लग रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो उसके आस-पास जो माहौल बना हुआ है, वो बहुत गंदा है, हुँ, जो हमारे जो महाकुंभ की गरिमा के खिलाफ है। हुँ, महाकुंभ में बहुत सारे साधु सन्यासी बहुत सालों तपस्या करके जो उतरे हुए हैं, धरती पर आए हुए हैं। हुँ, तो मुझे सबसे पहले उसका सम्मान करना चाहिए। हुँ, मैं उनसे मिलने के लिए नहीं जा रहा हूँ, ये तो मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है जिसमें अपने फैमिली के साथ में हुँ, कुंभ स्नान के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अगर उस बीच आसानी से बगैर किसी शोशेबाजी की मुलाकात हो जाती है, कुछ बात हो जाती है तो अच्छी बात है, हुँ। नहीं तो मैं उसके घर पे जाना पसंद करूँगा, जहाँ की रहने वाली है मध्य प्रदेश, वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता वहाँ जाऊँ तो लोग बोलें देखो आ रहे हैं, इस गली में जा रहे हैं, मोनालिसा को साइन करने जा रहे हैं, ये सब गंदा होगा और मेरे साधु महात्मा जो संत हैं, उनके लिए एक अपमान वाली बात होगी। तो इसका मुझे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मोनालिसा के संघर्ष को कैसे देखते हैं? उसकी पृष्ठभूमि को कैसे देखते हैं? वो इंदौर से आती है। जी, बिल्कुल। उसके परिवार का जो संघर्ष है, अभी वो रुद्राक्ष की माला बेच रही है वहाँ पर। कैसे आप देखते हैं? दरअसल मैंने भी बहुत ज़मीनी चीज़ों को देखा है, हुँ, तो ये उनकी एक लाइफ़स्टाइल हो जाती है। हुँ, शुरू से जैसे पुश्तैनी जो काम है तो उनका अब पेशा बन जाता है कि नहीं मुझे फलाँ मेले में जाना है, हुँ, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो एक ज़मीनी लेवल पर जो जैसे मैंने अपने फ़िल्म में किरदार को गढ़ा है कि एक लड़की वो अपने बेसिक चीज़ों के लिए भी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, कपड़े के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये किरदार वही है मोनालिसा, हुँ, जो आज अपनी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करती नहीं तो हुँ, सड़क पे जाकर कौन माला बेचना पसंद करेगा? बिल्कुल। हर आदमी चाहता है कि हम कार में ही चलें। सही बात है। तो ये तो उसके लिए बड़ा मतलब एक संघर्ष का दौर है और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसी लड़की आगे बढ़ती है, तो करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगी वो। लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक सबक होगा और वो लोगों के लिए प्रेरणा का माध्यम बनेगी वो। ऐसा मेरा मानना है। ये क्या बहुत आप बड़ा मकसद है। मोनालिसा के लिए कोई वर्कशॉप या ट्रेनिंग आयोजित कराएँगे, बिल्कुल ताकि वो कराऊँगा। बेहतरीन एक्टिंग सीख सके? बिल्कुल कराना होगा। इसके अलावा तो मैं हुँ, अभी तो उसको ऐसे सीधे पर्दे पे उतार भी नहीं सकता, हुँ, क्योंकि मैं खेल तमाशे के लिए तो फ़िल्म नहीं बना रहा हूँ। हुँ, अभी फ़िल्म आएगी तो आप लोग देखोगे और क्रिटिक्स करोगे उसके। हुँ, तो क्रिटिक्स को ध्यान में रखते हुए मुझे फ़िल्म के हर एक पहलू पर बात करनी होती है, हर एक पहलू पर विचार करना होता है हुँ, और मोनालिसा को अगर कम से कम भी तो कम से कम 3-4 महीने मुझे उस पे काम करने की ज़रूरत होगी। हुँ। हमारी टीम है जो उसको हर एक चीज़ के लिए तैयार करेगी, सिखाएगी, समझाएगी और वो समझदार है मेरे ख़्याल से, इतनी तो समझदार है कि बहुत चीज़ें जल्दी टैकल कर लेगी चीज़ों को। क्या आपको लगता है कि मोनालिसा का जो फैन बेस है, वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक पहुँच पाएगा? नहीं पहुँचेगा, वो होता ही नहीं है।
ऐसी चीज़ें तो बताया ना कि सीजनल चीज़ें होती हैं, सीजनल चीज़ें कभी भी बॉक्स ऑफिस तक नहीं जाती हैं। उनका एक अलग माध्यम होता है, सोशल मीडिया का अलग माध्यम है और बॉक्स ऑफिस अलग है। तो बॉक्स ऑफिस तभी होगा जब मेरी फ़िल्म अच्छी बनेगी। उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता ये होनी चाहिए बॉक्स ऑफिस पे, ये उसकी आँखें बॉक्स ऑफिस पर कैश नहीं कराई जा सकती जब तक कि आप अच्छी फ़िल्म ना बनाएँ। तो मेरे ख़्याल से इस बात को लेकर ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है कि वो रहेगी फ़िल्म में तो फ़िल्म हिट हो जाएगी। ऐसा कोई पैमाना नहीं है, ऐसा कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। फ़िल्म हिट होने का जो फ़ॉर्मूला है वो उसकी अपनी गुणवत्ता है। तो उस गुणवत्ता पे ध्यान देने की ज़रूरत है और उसमें एक पार्ट वो भी होगी। तो मैं उस पे भी काम करूँगा। फ़िल्म अर्थ के लिए बनाई जाती है, जी। अच्छे पैसे कमाने के लिए बनाई जाती है। जी। क्या मोनालिसा को फ़िल्म में लेना घाटे का सौदा तो नहीं हो जाएगा? देखिए, मैंने कभी भी अपनी लाइफ़ में जो डिसीज़न लिए हैं उसमें कभी ये नहीं सोचा कि मुझे नफ़ा होगा या नुकसान। हुँ, अगर नफ़ा-नुकसान की बात होती तो मैं भी नाचने-गाने वाली फ़िल्में और एक बंगले में जाकर बार-बार मर्डर होने वाली फ़िल्में ही बनाता ना। हुँ, मैं बोल्ड डिसीज़न अगर लेता हूँ तो मुझे पता है कि अगर नुकसान भी होगा तो वो झेलना मुझे ही होगा। हुँ, और इतनी कुवत रखता हूँ, गट्स है कि मैं झेलूँगा और लड़ूँगा, चलता रहेगा कारवां। रिस्क लेना तब से सीखा मैंने जब से महादेव ने मुझे बताया कि जीवन बहुत क्षणभंगुर है आपका हुँ, और इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो मैं इतना क्यों डरूँ मैं किसी से कि नहीं मेरा नुकसान हो जाएगा या नफ़ा होगा। जो बोल दिया सो बोल दिया, वो होगा, देखा जाएगा। सनोज मिश्रा जानबूझकर के एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं क्या? किसी एक धर्म के खिलाफ सिर्फ़ एक ही मुद्दे को लेकर के पकड़े रहते हैं। क्या कहीं न कहीं से फंडिंग आ रही है क्या आपको? अगर फंडिंग आ रही होती तो जो मैंने फ़िल्म 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ में बनाता हूँ, ये 100 करोड़ में बनती। हुँ, अगर फंडिंग कहीं से आ रही होती तो मुझे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल नहीं करना होता, हुँ, मुझे धक्के नहीं खाने होते, मुझे लिंचिंग का शिकार नहीं होना पड़ता, मैं भी अपने एसी वाले वैन से बाहर नहीं निकलता, सड़कों पर जान बचाने के लिए भाग नहीं रहा होता और बनारस के घाट पर महीनों तक नहीं पड़ा रहा होता। हुँ, तो अगर इस तरह की बात होती तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं होती। ये जिनके साथ होती हैं वो लोग बड़े-बड़े महलों में हैं और मैं आज भी मज़दूर की तरह से ही हूँ, आज भी सड़क पर हूँ, वन बाय वन अपने देश के लिए, अपने सनातन के लिए, धर्म के लिए काम कर रहा हूँ और मैं किस सब धर्मों का सम्मान करना सिर्फ़ मैं जानता हूँ क्योंकि मैं कट्टर सनातनी हूँ। कट्टर सनातनी होने का मतलब है कि सबको साथ में लेकर चलने वाला। हमारे यहाँ नफ़रत तो सिखाई नहीं गई है। हुँ, तो मैं तो सबको प्यार करता हूँ। मेरे आस-पास तो जितने भी उसमें 50% ज़्यादा मुस्लिम ही हैं मेरे। ये हुँ, मेरी इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी मुसलमान हैं। हुँ, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं एक एजेंडे के तहत काम करता हूँ। हुँ, उन लोगों का एजेंडा लगता है जिनकी आँखों पर कट्टरपंथ का पर्दा चढ़ा हुआ है। हुँ, वो लोग जो कट्टरपंथी हैं, जो आज के सभ्य समाज में भी मध्ययुगीन सभ्यता का अनुसरण करते हैं, उनको लगता है कि एक ख़ास जो उनकी आइडियोलॉजी है, वही दुनिया पे राज करेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं और मरते दम तक रहूँगा। बाकी मेरे साथ जो लिबरल लोग हैं, 2-2 मेरे फ़िल्म के प्रोड्यूसर मुस्लिम हैं दोनों हुँ, और मैं उनके साथ रहता हूँ और सबसे ज़्यादा तीर्थ मुझे कराने वाले भी वही दोनों मुस्लिम हैं। हुँ, वो मुझे बताते हैं फलाँ मंदिर चलना है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, मैं जाता हूँ। और मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप मेरे साथ मंदिर आओ, लेकिन मुझे मुझे मज़ार पे जाना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे धर्म में तो कहीं मना नहीं किया। मैं जाता हूँ, मज़ार पे जाता हूँ, वहाँ पे शीश नवाता हूँ, मुझे लगता है वो भी मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे देवता हैं, तो हमें तो ये सिखाया गया है। हुँ, और ये ख़ास करते हुए बोलना कि नहीं मैं किसी एजेंडे के तहत, किसी दुश्मनी के तहत नहीं, ये गलत बात है। मेरी फ़िल्मों को देखिए, अगर कोई भी एक तथ्य आप गलत बता दें हुँ, कि ये गलत है और ये ख़ास किसी वजह से किया गया, तो वो अलग बात होगी। कोई दावा करता हूँ हुँ, कि कोई भी एक चीज़ हमारी फ़िल्म में जो हमने दिखाई है फ़िल्मों में, अगर उसका कोई काट बता दे कि नहीं ये गलत था, तो मैं उसका अब मैं इंडस्ट्री में काम करना छोड़ दूँ, फ़िल्म बनाना बंद कर दूँ। ठीक है। जी। आपने अपने आप को कट्टर सनातनी कहा। हाँ। क्या आप चाहते हैं कि देश में हिंदू राष्ट्र हो जाए? देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र हिंदू हो जाए? राष्ट्र अगर होता भी है तो इसमें बुराई क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है तो और ज़्यादा लिबरलिटी आ जाएगी फिर तो। क्या है आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र की नहीं, अवधारणा? मेरा हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सारी दुनिया में समभाव, सबके लिए इंसाफ हो, सबके लिए काम हो। कट्टरपंथ की जहाँ पर ज़रा भी गुंजाइश ना हो, हुँ, जहाँ पर लिंचिंग ना हो, जहाँ पर हत्या करने को जो है जायज़ न करार दिया जाए, वही हुँ, राम राज होगा और वही हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हिंदू बहुत लिबरल है शुरू से ही। हुँ, आप देखें तो पूरा एशिया तो हिंदू ही था पूरा। हुँ, अगर लिबरल नहीं होते तो इतने सारे हिंदू कैसे डिवाइड हो जाते और दूसरे धर्मों में चले जाते? हुँ, आप सोचिए कितना लिबरल है हम लोग। हुँ, हिंदुओं से ज़्यादा तो कोई ज़्यादा सहिष्णु कोई हो ही नहीं सकता है। हुँ, आप जहाँ पर बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष की, तो वो सिर्फ हिंदू है। हुँ, और कौन है निरपेक्ष आप बताइए? हुँ, ये तो घुट्टी सिर्फ हिंदुओं को ही पिलाई गई है ना हुँ, कि ये धर्मनिरपेक्षता होती है। हुँ, बाकी तो लोग अपने-अपने धर्मों को मानते हैं। हुँ, हम ही बोलते हैं ना कि हम सबको मानते हैं हुँ, और तो बोलते नहीं मैं सिर्फ एक को ही मानता हूँ। हुँ, तो इससे बड़ा वर्ल्ड में कोई एग्जाम्पल नहीं है सनातन और हिंदुत्व के बराबर। इसकी जो सोच है बहुत बड़ी है। इसको आप किसी धर्म के लेकर के या भगवा को लेकर के या किसी चीज़ों को लेकर संत महात्मा तक सोचते हैं तो ये नहीं, ये बहुत बड़ी विचारधारा है और इस दुनिया को समेटने में सक्षम है।
ये आप कह सकते हैं कि जो हिंदुत्व है पूरी दुनिया को अपने बाहों में समेट लेगा। एक शब्द है जिहाद, जी। जो कि अब बॉलीवुड में भी लोग कह रहे हैं कि आ रहा है, आ रहा है। जिहाद हो रहा है। जी जी। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आपके हिसाब से क्या लगता है, लव जिहाद क्या होता है? बॉलीवुड में जो जिहाद हो रहा है वो क्या है, उसका क्या मतलब है? नहीं सर, ये तो है और इससे जनता पर बहुत गलत असर पड़ता है। खासतौर पे जब धर्म को लेकर के चीज़ें होती हैं तो एक तो फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर दूसरे धर्मों में कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। लड़की कहीं चली गई और ज़्यादातर तो हिंदुओं की लड़कियां ही जाती हैं। ये भी देखने में आपको आया होगा क्योंकि उस वक्त उनको अपने धर्म के बारे में एक तो पता नहीं होता है और जैसे उनसे किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारे यहाँ मंदिरों में मूर्तियाँ जो होती हैं उन पर जल चढ़ाया जाता है, वहाँ पर तो गंदगी भी कर सकते हैं, कुत्ते भी चले जाते हैं, भी चले जाते हैं, आपकी मूर्तियाँ तो अपनी रक्षा नहीं कर सकती, फिर उनकी पूजा क्यों करते हो? यहाँ पर जब जवाब नहीं होता है तो हम उनके फेवर में हो जाते हैं कि हाँ भाई तुम सही हो। तो हमें जब धर्म में ये बताया नहीं जाएगा कि हमें मूर्ति पूजा हम क्यों करते हैं, हमारे यहाँ चीज़ें क्यों हैं, तो ऐसी लड़कियाँ जो धर्म के खिलाफ जाकर जो शादियाँ करती हैं उससे गलत परंपरा शुरू होती है और वो भी खासतौर पे सेलिब्रिटी में। फिर लगता है छोटे वाले तबके में लोग, उनको भी लगता है कि अगर फलां उसने किया है, करीना कपूर ने किया तो मैं भी कर सकती हूँ। तो एक गलत तरह की परंपरा शुरू होती है और मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर थोड़ा सा हमारे, आपका मानना है कि अपने धर्म में शादी करनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, आपकी एक फिल्म आई थी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जी वो आते ही विवादों में घिर गई जी। और आपने ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाया कि आपको सताया जा रहा है। आपको बनारस के एक होटल में पाया गया, आपके खिलाफ आपकी धर्मपत्नी ने खोज की रिपोर्ट भी लिखवाई जी। और आपको होटल में पता चला कि आप वहाँ पर पाए गए हैं। आप अपना फ़ोन भी उठा करके फेंके थे। आप पुलिस से डर रहे थे, आपने कहा कि बंगाल पुलिस से आप डर रहे थे, प्रशासन डर रहे थे। क्या मामला था, पूरा बताएं। बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। कम शब्दों में बताना चाहूँगा कि ममता बनर्जी जी से मेरा कोई वैसा वो नहीं था कि मैं कोई इंटेंशनली काम कर रहा था। बंगाल में मैं पिछले 3 सालों से मैंने काम किया। वहाँ पर जिस तरह से जनसंख्या को उलटफेर किया जा रहा है, बाहर से लाकर लोगों को बसाया जा रहा है, मैंने उसके किसको ऑथेंटिक बसाया जा रहा है? बाहर के रोहिंग्या मुसलमान जो आ रहे हैं बांग्लादेश के रास्ते से, वहाँ पर लाकर बसा कर उनको वोटर आईडी दिया जाता है, उनको राशन कार्ड दिया जाता है ताकि यहाँ पर रहो, खाओ और हमें वोट दो। तो मेन तो यही था मुद्दा मेरा, जिस पर मैंने बड़ी बारीकी से काम किया और उसको प्रूफ भी किया। लेकिन सरकार को बुरा लगा, उन्होंने FIR की कई तरह से मुझे लिंचिंग कराने का भी प्रयास किया गया। लेकिन जब बात आ जाती है कि समझने की कि भाई हम कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जब फिल्म कंप्लीट हो गई, पिक्चर जब कंप्लीट हो गई और उसके बाद जब हम लोग उसको रिलीज में लगे हुए थे, तो मेरे साथ एक निर्माता थे वसीम रिजवी। तो वसीम रिजवी जो थे वो पहले तो अपने आप को त्यागी हो चुके हैं। नहीं, त्यागी वागी कुछ नहीं होते हैं, वो तो खैर कहने की अब बात त्यागी हो गए, वो नहीं हुए हैं। अपने आप को कहाँ से कैसे त्यागी हैं हम? कुछ नहीं, तो मैं भी बोल दूं कि मैं आज वो हो गया हूँ, मोदी जी तो नहीं बन सकता ना मैं कहने से। आदमी के अंदर वो सोचिए, ईश्वर ने तुमको जिस धर्म में पैदा किया वो तुमको वहीं रहना चाहिए, तुम्हें इसको चेंज करने का हक नहीं है, बिल्कुल भी। मैं किसी को भी बोलूँगा। तो मैं उनकी बातों में आ गया और मैंने उस फिल्म में मैंने उनको एज ए निर्माता लॉन्च किया, क्योंकि बोल रहे थे कि मेरे साथ अब लोग कोई साथ नहीं दे रहे हैं जब से मैं धर्म में आया हूँ, सनातन में आया हूँ। और जब फिल्म कंप्लीट हो गई तो उन्होंने भी, ममता बनर्जी से बड़ा तो धोखा उन्होंने मेरे साथ किया और वो चाहते थे कि मैं बंगाल में जाकर मार दिया जाऊँ ताकि फिल्म उनकी हाईलाइट हो जाए। डायरेक्टर मर गया तो पिक्चर मीडिया में हाईलाइट हो जाएगी, सैकड़ों करोड़ कमाएगी और सरकार खुश होकर उनको भी अपना कोई बड़ा। तो ऐसा आप लोग क्या फिल्म बना रहे हैं भाई जो विवादों के केंद्र में आ जा रहा है? नहीं, विवादों का केंद्र बना रहे लोग, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। सच्चाई आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आप विवाद खड़े करेंगे। फिर अगर आप सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको सैल्यूट करना चाहिए कि हाँ यार ये फिल्म तो अच्छी बनाई इन्होंने। लेकिन जब वही मैं दिखाया कि जिस तरह से रोहिंग्या आ रहे हैं वहाँ पर, किस तरह से तुष्टीकरण हो रहा है, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कैसी हो रही है, तानाशाही क्या हो रही है, तो बुरा लग रहा है लोगों को। तो इसमें तो विवादित फिल्म तो नहीं कह सकते। तो आपके हिसाब से आप सच्चाई दिखा रहे थे। निर्भीक फिल्म कहिए इसको, आप विवादित मत बोलिए, निर्भीक कहिए, असली सिनेमा कहिए। एजेंडा वाला सिनेमा तो ये लोग बना रहे हैं जो सनातन को नीचा दिखाने के लिए, हमारे देश में कल्चर को खराब करने के लिए जिस तरह से लोग फिल्म बना रहे हैं, उनको एजेंडा वाली फिल्में। हम तो निर्भीक फिल्में बना रहे हैं, निडर। आपके ऊपर FIR भी हुआ? एक तो हुआ है। बंगाल आदत हो गई तो बंगाल प्रशासन से भाग करके आप बनारस आकर गए। अब मुझे क्या हुआ उस वक्त, जब मुझे बोला गया, रिजवी ने मुझे कहा कि जाकर आप वो जमानत करा लो वहाँ से। पता नहीं किसने साजिश की, उसी ने की होगी। और वहाँ पर लोगों ने मुझे घेर लिया, मुझे वहाँ से भागना पड़ा। इधर ये क्राइम ब्रांच में कई जगह इसने FIR मेरे नाम फर्जी करा रखी थी, तो मैं इधर रिजवी से भी जान बचा रहा था, उधर बंगाल पुलिस से भी जान बचा रहा था। तो जैसे आपने कहा कि मैं बनारस के होटल में पाया गया, तो मैं होटल में गया ही नहीं, मैं घाट पे ही बैठा था। 6 दिन तक मैं वहीं था। आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए थे? फ़ोन फेंकना पड़ा मुझे, ट्रैक कर रहे थे लोग ना मुझे। तो मैंने अपने लॉयर से बात किया, लॉयर ने बोला कि सबसे पहले आप फ़ोन अपने से दूर करो। कौन था आपकी हत्या के पीछे?
जो कराना चाहता था बंगाल सरकार। बंगाल सरकार आपकी हत्या करना चाहती थी। बिल्कुल, और इसमें वसीम रिजवी का भी पूरा हाथ था, वो भी चाहता था, क्योंकि उसका मकसद था राज्यसभा बना, सरकार खुश हो जाए। अरे बाप रे, इतनी बड़ी फिल्म बना दी, क्योंकि बनाया मैंने, सब कुछ मेरा, रिसर्च मेरा, काम मेरा, रात दिन मैंने काम किया, और वो बोला है मैंने किया, सब मैंने किया, सब मैंने किया। अरे कहाँ से सीखा तुमने? मदरसे में सीखा क्या? मैं 32 साल से हूँ इंडस्ट्री में, अभी तक मैं नहीं सीख पाया फिल्म बनाना, और वो फिल्म बना डाले। बंगाल डायरी बोले मैंने बना दी, मैंने काम किया, मैं रिसर्च किया, मैं वहाँ गया। अरे बाप, कितनी बड़ी हिट हुई इस फिल्म? अब हिट तो बहुत बड़ी होती, लेकिन वो जब उनका मकसद ये अलग हो गया कि नहीं खाली डायरेक्टर को डैमेज कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि शो ऑफ होकर रह गई फिल्म। जिस तरह से जिस मकसद के लिए बनी थी, जिस बहुत बड़ा उसका मकसद था, और आज भी लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि अरे भैया पिक्चर कब आ रही। तो आप सोचिए, जहाँ पर लोगों ने फिल्म को देखा है 100% में 100% लोगों ने अप्रिसिएट किया। मतलब अगर दूसरे धर्म का भी बंदा देखना गया है तो फिल्म की बुराई नहीं की उसने, भले ही कुछ ना बोला हो, निकल गया हो। और जो लोगों ने फिल्म को देखा है उनसे पूछिए कि फिल्म किस मकसद से और कितना संवेदनाओं को लेकर के आती है फिल्म हमारी। उसके पीछे दिमाग नहीं है, दिल है। जो दिल से मैंने काम किया, रात दिन जो मैंने काम किया, इमोशंस मैंने रखे उसमें। अगर मेरे अंदर इमोशंस ही नहीं होगा तो मैं फिल्म कैसे बनाऊंगा? तो फीलिंग थी मेरी फिल्म में, और कभी भी आप लोगों के सामने आएगी तो आप देख सकते हैं। अभी वो FIR चल रही है या खत्म हो गई है? देखिए, महाराज जी से मतलब माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के बाद मैंने उनसे सारी बातें रखी, चूँकि अदर स्टेट का भी मैटर था। और मुलाकात हुई आपकी योगी जी से? हाँ, योगी जी से मैंने समय मांगा, उन्होंने दिया मुझे, और मैंने उनके सामने सारी बातें रखी कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। और योगी जी की सरकार, उनकी पुलिस नहीं होती तो शायद मैं बनारस से उठाया भी नहीं जाता, कि जिस हालत में मैं वहाँ पड़ा था। मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर आई होटल में, मैं होटल में नहीं पाया गया। वहाँ से लाकर फिर लोगों ने मुझे एडमिट कराया हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी हालत अच्छी नहीं थी, अभी आप मानसिक तौर पे बहुत अभी आप कह रहे थे घाट पे पाया गया? हमें घाट भी तो था, घाट से मुझे उठा कर लेके होटल ले किस हालत में थे आप? मेरी हालत ठीक नहीं थी, अच्छा नहीं था, मैं मानसिक तौर से मैं बहुत परेशान था, और कई दिनों से खाना पीना भी बहुत कम था। तो क्या आप नशा करने लगे थे? हाँ, मैं करने लगा था, गांजा पी रहा था मैं, सच बोल रहा हूँ। मुझे जो झूठ बोलने क्या मिला मुझे आता ही नहीं झूठ बोलना। योगी जी से आपने बताया फिर? योगी जी ने नहीं, मैंने योगी जी को तो नहीं बताया, नहीं तो मुझे शायद डांट पड़ जाती, ये तो बात है। लेकिन मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि मुझे लगा कि दुनिया में क्या है, इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं है, तो मुझे शांति चाहिए थी, मुझे शांति चाहिए थी। वो खिचड़ी खाता था वहीं पर, मैं जो बटती थी, और वहीं पड़ा रहता था मैं, और जलती हुई लाश, कभी कभी मन होता था लाश में कूद जाऊँ जलती हुई चिता में, क्योंकि इतना अंदर के अंदर गुस्सा था, अंदर से इंसान को लेकर के जो नफरत। क्या नफरत हुई आपने क्राफ्ट से कि यार क्यों ये काम कर रहा हूँ मैं, हाँ, जब मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया है? ऑफ कोर्स हुई, और मैं डिसीजन लिया था कि मैं शायद अभी ये सब काम नहीं करूँगा। लेकिन फिर मैं चित्रकूट गया, माननीय मेरे भगवान उनको कहता हूँ, गुरुजी के साथ में था वहाँ पर, उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया, सिखाया और बताया, रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने, और माननीय गुरु भगवान मेरे, और उन्होंने समझाया मुझे कि आपका जन्म हुआ है ऐसे काम के लिए, तो आप हारो मत, फिर खड़े हो, फिर आगे बढ़ो। फिर योगी जी से मुलाकात आपने की तो योगी जी ने क्या कहा? क्या महाराज जी ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और जो मेरे अंदर जो शंकाएं थी, परिवार को लेकर जो असुरक्षा की भावना थी, उन्होंने इन चीज़ों को शॉर्ट आउट किया। और मेरे ख्याल से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो ये महाराज जी, योगी जी की देन है, नहीं तो मैं अलग दुनिया में जा चुका था, अब तक मेरा वजूद भी ख़त्म हो चुका होता। क्या आपको लगता है कि आप अभी तक जिंदा होते? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आपकी हत्या हो चुकी होती? हत्या नहीं हुई, मर गया होता है मैं खुद ही इस डिप्रेशन में। हत्या कराने के पीछे तो आज भी लोग लगे हुए, कितने सारे फतवे, कितने सब चीज़ें तो हैं। अब मैं ऐसे घूम रहा हूँ पूरी दुनिया में। या तो समाज मार देता या तो समाज की सोच मार देती। हाँ, देखिए क्या है, मृत्यु निश्चित है, और मेरी मृत्यु स्वाभाविक नहीं है। कोई ना कोई तो मारेगा ही, आज नहीं तो कल। कोई ना कोई सिरफिरा बैठा होगा जिसके दिमाग में और धार्मिक कट्टरता चल रही होगी, बोलेगा चलो ठोक दो चल के उसको। तो सबसे आसान है मुझे मानना है, मैं तो पब्लिक में घूमता हूँ, छोटे छोटे जगह में भी जाता हूँ, मेरे पास ना कोई फोर्स है, ना मेरे पास बाउंसर है, खुलेआम मेरी ज़िंदगी, क्योंकि मुझे पता है कि जितने दिन कागज़ पे लिखा है उतने दिन मैं हूँ, जिस दिन मरना होगा उस दिन खेल खत्म। डर लगता है? कभी नहीं, क्यों डरना, मेरे बगैर भी दुनिया चलती रहेगी और हमेशा चलती रहेगी। मेरी जन जाने कितने लोग मेरे जैसे आए इस धरती में चले गए। तो डर तभी ख़त्म हो गया जब महादेव ने मुझे कहा कि तुम निश्चित समय के लिए आए हो, खाली ये टाइम ही तुम्हारा खाली है, इसी में तुम्हें सारा खेल करना है, तो डरना किस बात का, फिर बहुत हो गया डरना। कहा जाता है बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम का बहुत बड़ा दबदबा है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और लॉबी है वहाँ पर, बहुत तरह की लॉबीज़ हैं वहाँ पे, काम करते हैं जो लॉबी में ही काम होता है वहाँ पर। तो लॉबीबाजी के चक्कर में आज बॉलीवुड अपने बहुत
बुरे हालातों में, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 90% चीज़ें बहुत डैमेज हुई हैं 4 सालों में। मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उस भीड़ का कभी हिस्सा ही नहीं था। मैं इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे ही बॉलीवुड ठीक है, मैं तो पहले भी स्ट्रगल कर रहा था, आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन इस तरह से डाउनफॉल होना, सिनेमा हॉल बंद होना, चीज़ें ख़त्म होना और फ़िल्में ना चलना, नुकसान होना, ये कहीं-कहीं लगता है कि यार हम जिस काम में, जिस फ़ील्ड में, उसका अगर मार्केट ही गिरता चला जा रहा है तो हम कहाँ जाएँगे? लेकिन इसका दोषी कम से कम मैं नहीं हूँ, ये मैं कह सकता हूँ, मैं नहीं हूँ। दोषी वो लोग हैं जो बड़े-बड़े कोठों पर बैठे हुए हैं। सलमान खान को डर सता रहा है कि लॉरेंस फिश्बर्न उनकी हत्या ना करा दे। पता नहीं सर, मुझे तो ये सब पब्लिसिटी स्टंट लगता है। पता नहीं, कुछ ऐसा कोई है नहीं जो जेल में रहकर किसी को मरवा दे, और वो खुद अपने आप में सक्षम है, सरकार उनके पीछे है, सुरक्षा मिली हुई है, कोई डर वर नहीं है सर। कैसा लगता है लॉरेंस फिश्बर्न आपको? पता नहीं, मैं तो मिला नहीं कभी उनसे, और ना, मैं तो खाली सोशल मीडिया की बातें देखता बहुत हूँ। लड़के उनको पसंद कर रहे हैं कि सनातन की रक्षा कर रहा है, सनातन पता की नहीं, मुझे इस हैं? बारे में कुछ जानकारी नहीं है। आप तो भी मैं अपने आप को कट्टर सनातनी कह रहे हैं। मैंने नहीं, मैं हूँ तो मैं बता सकता हूँ, वो है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने उनसे कभी कोई ना उनका कोई ऐसा बयान देखा, ना मैंने उनको कभी ऐसा, लोग कहते हैं तो कई लोग कहते हैं कि सलमान खान के रिश्ते दाऊद के साथ भी हैं, आरोप हो लगाते हैं लोग। सकते हैं, वो बिल्कुल हो सकते हैं, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता स्पष्ट, क्योंकि मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं। कल को कोई बात होगी तो मैं प्रूव भी नहीं कर सकता, तो मेरा उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। और बॉलीवुड तो शुरू से ही सब ऐसे ही लुच्चे लफंगों के ही उसमें रहा है हमेशा, इसीलिए आज इसका क्यों उस दुनिया में चले गए जहाँ लुच्चे लफंगे हैं? मुझे उस समय अच्छी लगती थी दुनिया, मुझे लगता था जैसे हीरो होते हैं तो ये वाकई में अपनी लाइफ में वैसे ही हीरो होंगे, लेकिन नज़दीक जाने के बाद पता चलता है ना कि क्या स्थिति। जब तक मैं समझता तब तक समय निकल चुका था। ड्रग्स कितना बड़ा मुद्दा है बॉलीवुड? बहुत बड़ा मुद्दा है बॉलीवुड में, उसके बगैर तो पार्टी ही नहीं होती हैं। कितने लोग उसमें मारे गए, कितने लोग मरते हैं, जो क्राइम होते हैं उसके पीछे ड्रग्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए मेरा ऑफिस 7 साढ़े 7 बजे शाम को बंद हो जाता है। लोगों का शुरू होता है उससे, मेरा बंद होता है 7:30, क्योंकि उसके बाद फालतू की बातें होंगी। इसलिए मेरा यहाँ स्ट्रिक्ट है कि 7 साढ़े 7 बजे बंद। काम की चीज़ होगी सुबह 10 से 7, जैसे मैं अपने ऑफिस में मत जाता हूँ, वैसे बहुत कम मुझे मौका लगता है ऑफिस में बैठने का, क्योंकि मैं बाहर ही रहता हूँ ज़्यादातर। लेकिन वो मेरा रूटीन ही है, जैसे ऑफिस में गए सुबह 10 बजे नौकरी पे जाता, तो वैसे 10 बजे घर और शाम को 7 बजे बंद। वो नहीं रात में गए फिर वो पार्टियों में घूम रहे हैं और ड्रग्स ले रहे हैं और सबके पीछे पीछे चापलूसी कर रहे हैं और उसमें क्राइम माइंड में आ रहा है, वो सब चीज़ें मेरे साथ कभी नहीं रही, और मैं बचता हूँ चीज़ों से। कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, बहुत लोगों ने कहा कि उनकी हत्या हुई। अभी कार्तिक आर्यन को भी साइडलाइन करने की कोशिश की गई, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया। उनको धर्मा की फिल्म से हटा दिया गया, दोस्ताना 2 से। क्या बाहर के जो व्यक्ति या लड़के एक्टर बनने आए हैं, वो लीड एक्टर बन रहे हैं, क्या उनको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, बिल्कुल की जा रही है, लेकिन मैं तो हमेशा पक्षधर रहा हूँ। उस लॉबी है जो काम करती है, जैसे लगता है कोई आगे बढ़ रहा है तो लोग उसमें रोकते हैं रोकने वाले, लेकिन मैं तो हमेशा बढ़ावा देता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आप आइए, अभी जो हम लोग मोनालिसा की फिल्म कर रहे हैं मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, आप कितने हैंडसम हैं, तो मैं तो आपको उठा लूँगा यहाँ से। तो उन लोगों का है एक तरीका, वो लोग काम कर रहे हैं, और लॉबी में जब किसी को बढ़ते हुए देखते हैं लोग, जैसे उसके फेवर में जो ना हो, जो लॉबी उसके खास, तो लोग ज़रूर डैमेज करने की कोशिश करते हैं, फिल्मों से निकलवाएंगे, फिर आदमी फ्रस्ट्रेशन में जाएगा, कोई भी कदम उठा सकता है। अब सुशांत सिंह राजपूत का मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने आत्महत्या की, हत्या की, मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ डीपली पता नहीं है, क्योंकि अगर इतने दिनों से CIBI और सब काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा होता तो निकल कर भी बाहर आता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि उनके ऊपर प्रेशर था बहुत ज़्यादा, और वो प्रेशर जानलेवा होता है। जो बॉलीवुड का प्रेशर होता है बहुत जानलेवा होता है, उस प्रेशर से मैं गुजरा हूँ, इसलिए कह सकता हूँ कि बहुत उस प्रेशर में आदमी कुछ भी कर सकता है, बस ये। अभी सैफ अली खान पे हत्या करने की कोशिश, उनकी हत्या करने की कोशिश, उनको 6 बार चाकू भोंका गया, और ऐसी खबरें आई कि उनके घर में एक चोर घुस आया था, जिससे लड़ते लड़ते वो घायल हुए। और अभी कल वो लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के घर गए, और जब गए तो उनका चाल एक अलग अंदाज था, लग ही नहीं रहा था कि उनको शायद कुछ हुआ है या जो भी है। आपको क्या लगता है, क्या ये भी एक स्टंट हो सकता है? मुझे तो ये लगता है, क्योंकि इतनी सुरक्षा के बीच में एक आदमी कैसे जा सकता है। मैं बचपन से कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी के घरों में जाने की कोशिश की कि मैं जाके मिल लूँ, अपना दर्द बता दूँ, मुझे तो किसी ने घुसने नहीं दिया आज तक। और एक आदमी रात में 2 बजे जाता है, ये सवाल उठते हैं इसमें, सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, और ख़ासतौर पर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो आज की तारीख में, जो आज पूरे देश विश्व में लोग जानते हैं जिसको, उसके घर में इतनी आसानी से जो आदमी एंट्री कर जाता है और उसके बाद चाकुओं से वार भी करता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो वास्तविकता से अलग है। क्या लगता ये है? शक पैदा करती है, चीज़ें डाउट पैदा कर सकती है कि इसके पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है, खाली चोरी की वजह तो नहीं हो सकती। चोरी करने के लिए 12वें माले पे जाकर आदमी एक सेलिब्रिटी को चाकुओं से नहीं मारेगा, या जैसे बोला जा रहा है कि वो बेटे को उनको किडनैप कर लिया था, बोला 1 करोड़ रुपए लेके आओ, ये तो फिल्मी स्क्रिप्ट है।
ऐसा तो क्या कभी आपको लगता है ये स्वाभाविक नहीं फिल्मी हो सकता। स्टंट ही है, इस एक तरीके से शायद हो सकता है कोई फिल्म आने वाली है उसका लाभ लेने के लिए? नहीं, वो तो हो भी सकता है, लेकिन चूंकि वो घायल हुए हैं तो जाहिर से कुछ तो बात हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बाहर की चोरी का मामला है, कुछ उनके आपस का ही मैटर है उसमें, मेरा जहाँ तक मानना आपको लगता है कि फिल्मों में विवाद होना कभी-कभी फायदेमंद साबित होता है? है। मुश्किल ही होता है, बहुत कम। कंट्रोवर्सी अगर हो गई तो फायदा हो गया। जैसे पद्मावत के बाद कंट्रोवर्सी हुई हाँ, तो हाँ। फिल्म बहुत अच्छी हिट नहीं, हुई। कभी फायदा मिलता है और नुकसान भी होता है। आपकी फिल्मों को क्या मिलता है? नहीं, कंट्रोवर्सी में नुकसान भी बहुत होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो है ना आपसे कट जाता है। हुँ, आम जो फ़िल्म होती है उसमें और कंट्रोवर्सी में ही फ़र्क होता है कि एक बड़ा तबका आपसे हट जाएगा, आपका ऑडियंस कट जाएगा, तो वो नुकसान भी होता है आपका। फ़ायदा बहुत कम होता है, रेयर होता है, ये आप जान लीजिए। आपकी एक फिल्म आई थी काशी टू कश्मीर, जी। इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? काशी टू कश्मीर बहुत अच्छे मकसद को लेकर फ़िल्म बनाई थी मैंने, और उसके साथ बैड लक ये रहा कि उसमें कुछ ऐसे प्रोड्यूसर थे जो हमारी विचारधारा से मैच नहीं खाते। मतलब वो वामपंथी जैसे लोग थे। तो उन्होंने इस फ़िल्म को आने ही नहीं दिया, वरना हम कश्मीर फाइल से पहले रिलीज़ करते फ़िल्म को, और हमारी पूरी तैयारी थी। हर तरह से कई बार फ़िल्म का बिज़नेस भी हुआ। लेकिन वो लोग जो वामपंथी सोच के लोग हैं, उन्होंने हमेशा उसमें अड़ंगा लगाया। और मुझे लगा कि शायद कुछ निर्माता ऐसे भी थे जिनको लालच दिया गया हो, कुछ पैसे दिए गए हों कि इस फ़िल्म को गटर में डाल दिया जाए। तो पिक्चर आज की तारीख में इतनी विशाल फ़िल्म, एक बड़ा सिनेमा जिसके आगे मैं भी नहीं पहुंच पाया, वो आज की तारीख में साइड चला गया। लेकिन अफ़सोस नहीं, उन चीज़ों को और लेके फिर के आ रहा हूँ बाहर ऐसा से। क्या है मिश्रा जी कि आप फिल्म बना रहे हैं और वो फिल्म ठंडे बस्ते में चली जा रही है? सर मैं ही नहीं हूँ, हमारे साथ हज़ारों लोग ऐसे हैं, जिसमें 5-10 लोगों की तो फ़िल्में चल रही हैं, 5 लोग। पिछले साल जितनी फ़िल्में रिलीज़ हुई उसमें सिर्फ 5 फ़िल्में चली हैं, जिसमें सेमी चलने वालों में से मैं हूँ। आप ये समझ लीजिए, गुमनामी के अंधेरे में नहीं हूँ। बाकी जो 1000 फ़िल्में गुमनामी के तो अंधेरे में आप हैं। गुमनामी के अंधेरे से निकलने के लिए ही आपने क्या मोनालिसा का नाम लिया क्या? नहीं, नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि मेरा बताया ना कि मोनालिसा मेरी फ़िल्म के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। आज नहीं, लेकिन मो आज आप जब इस बात को करते हैं तो आज आप मैंने चर्चा का केंद्र बन चुके मैंने हैं। आपको ये बताया कि मैं बनारस जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहूँगा किसी तरह कोई चर्चा हो। साइलेंटली कोई बात होगी तो ठीक है, गरिमा की बात है। हाँ, ये बात है कि अगर मैं इस वक़्त जो चीज़ें आई हैं मेरे सामने कि भाई उसको अगर मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों में। मेरी इस तरह से और 10 लोग आएँगे ना, उत्साहित होंगे, और एक किसी गरीब का भला होगा, इसमें क्या बुराई है? ठीक है, ये बताइए, आप फिल्म को शूट कर लेते हैं, फिल्म ठंडे बस्ते में चली जाती है। नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन एक फ़िल्म है। लेकिन जब शूट करते हैं तो कितना बड़ा चैलेंजिंग होता है आपके लिए? बहुत, बहुत शिद्दत से। क्योंकि आप तो उसी प्रदेश में रहकर के उसी प्रदेश के खिलाफ आप फिल्म शूट कर रहे हैं। आप सोचिए कि मैं जब काशी टू कश्मीर शूट कर रहा था, उस समय धारा 370 नहीं हटी थी वहाँ पर, और ना मेरे साथ कोई पुलिस सुरक्षा थी, ना कोई था, और ना वो वामपंथी निर्माता थे वहाँ पर, क्योंकि मैं अकेला था वहाँ। मैंने वामपंथियों के बजाय अपने तरीके से फिल्म को शूट किया। वो हमने बांदीपुरा, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बड़ी-बड़ी जगहों में, और बगैर किसी सुरक्षा के। तो वो जो जीना होता है उस समय सिनेमा के लिए, और वो एक ख़ास टाइम पर आकर जब आप किसी और के अंडर में हो जाते हैं, तो लगता है कि यार मैंने मेहनत किस लिए की। तो आपकी चीज़ों को जब मिनिमाइज़ कर दिया जाता है कि नहीं मैंने पैसे लगाए हैं फ़िल्म में खाली, पैसे से तो आप मुझे नहीं खरीद सकते ना, पैसे से मेरे विचार नहीं खरीद सकते, मेरे विचार तो आएंगे दुनिया में। आप एक फ़िल्म आप रोक लोगे, लेकिन दूसरे को तो नहीं रोक पाओगे ना। तो मेरी लाइफ में एक ही फ़िल्म है जो सिर्फ डब्बे में गई, बाकी कोई फ़िल्म नहीं डब्बे में गई, क्योंकि मैं बनाने से पहले उसको ठिकाने लगाने के बारे में पहले इंतज़ाम कर लेता हूँ, तभी आगे बढ़ता हूँ। मेरी छोटी से छोटी फ़िल्म भी रिलीज़ हुई है 400-500 थिएटर, उसके बाद OTT पे गई होगी। कहते हैं फिल्मों जो फ़िल्म है, सिनेमा है, वो समाज का आईना है। जी। क्या आप मानते हैं कि आपकी फ़िल्म का जो संदेश है वो सही जगह पहुंच रहा है और लोग, ऑडियंस उसको स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग हैं जैसे कि आपकी विचारधारा से सब लोग तो सहमत नहीं होंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि नहीं, आप उनके जो ज़हन में जो चीज़ें कट्टरपंथ चल रहा है उसके खिलाफ है, तो उनको बुरा लग सकता है। लेकिन मेरा जो विचार है, जो मेरी विचारधारा है, लोगों तक जिस सिनेमा के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ, वहाँ तक पहुँच रही है और लोग उसको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आपको बहुत लोग ट्रोल भी करते हैं, आपके ट्रेलर पर भी विवाद होता है, आपको कानूनी नोटिस भी आता है। जी। कैसे झेलते हैं इस चीज़ को? मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ कहीं से, तो मैं साइलेंटली उसके साथ रहता हूँ। मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ। नोटिस आ रहा है उसका जवाब देता हूँ, केस होता है उसमें लड़ता हूँ, जहाँ तक भी बन पड़ता है। अब जैसे बहुत दूसरे स्टेट में मुझे परेशान करने के लिए केस किया गया, तो मैं नहीं गया वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं हर तीसरे दिन जाऊँ और वहाँ पे सिर्फ कचहरी में खड़ा होने के लिए, वो भी फर्जी केस में। तो इस तरह से तो एक कानून का एक तरह से मजाक बनाना है, कानून को हथियार बनाने वाली बात हो जाती है। तो ये भी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत सारी रही हैं और मैं इनसे भी जूझता रहता हूँ। कोई आपका ऐसा कोई विवाद जो आपके जीवन का सबसे बड़ा विवाद रहा? यही वेस्ट बंगाल वाला? डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। इसको आप भूल नहीं पाते? नहीं, ये आज भी सदमे की तरह है, आज भी मुझे रात जब में, याद करते हैं तो? हाँ, बहुत डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मैं याद नहीं करना चाहता। और ये लाइफ में बहुत ही
मतलब मैंने अपनी मौत को अपनी आंखों से देखा, इतना कह सकते हैं। तो मैं इस हादसे को याद नहीं करना चाहता। भोजपुरी फिल्म भी निर्देशित किया है आपने, जी पवन सिंह के साथ काम किया आपने। हाँ। कैसे आदमी लगते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। मतलब उनका जो नेचर है वो बहुत नैसर्गिक, मतलब बहुत नेचुरल है, और उनको समझाने समझने की ज़रूरत है। बहुत ही इनोसेंट है वो, मतलब मेरे हिसाब से। और मैंने बड़ा ही कंफर्टेबली उनके साथ काम किया। सबसे ज़्यादा मैंने कंफर्टेबल उन्हीं के साथ काम किया। अच्छा, जी। ये बताइए, बहुत लोग कहते हैं नशेड़ी हैं एक नंबर के, और पता बहुत नहीं, बड़े वो घमंडी वो हैं। उनकी अपनी लाइफ है। कहते हैं और अपने मन से आते हैं, अपने मन से जाते हैं। मैंने तो देखा है। और उनके साथ विवाद भी चलता है, अक्षरा सिंह का विवाद चला, वो फिर उनकी शादी को लेकर के विवाद चला, फिर अभी पता नहीं। डाइवोर्स की चर्चा भी चल रही है। क्या पवन सिंह एक नंबर के घमंडी और नशेड़ी आदमी हैं? मैं देखिए उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मेरा जो अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म 1 लाख लोगों की भीड़ में भी जो आदमी आकर बाबा कह के मेरे पैर छूता है, तो मैं उसे घमंडी कैसे कह सकता हूँ? मैं तो, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए जैसे शुरू में मिला थी मुझे पवन जी, वैसे ही आज भी मेरे लिए कोई बच्चे खास जैसे। याद? हाँ, बहुत सारी खास यादें हैं, क्योंकि जिस समय मैं उनके साथ फिल्म कर रहा था उस वक्त वो नए नए आए थे सिनेमा में, और कुछ कुछ कम पैसों में उनके साथ डील फाइनल हुई थी। तो रात में हम लोग हारमोनियम पे गाना सुनते थे, और चाचा जी गांव से आ जाते थे, बोलते भैया कल खेत में पानी लगाना है, उसके पैसे लेना है, तो वसूलने के लिए चाचा जी बैठे रहते थे। तो वो समय हम लोग याद करते हैं फ़ोन के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जब काम किए तो उस वक्त का पवन सिंह सुपरस्टार अलग था, आज का पवन सिंह का सुपरस्टार अलग है, नहीं और आज नहीं पावर स्टार पवन सिंह है, तो उसके अंदर इतना नहीं, जबरदस्त मैंने घमंड है? सफलता के समय भी मैं उनके साथ रहा हूँ मैं, और मुझे नहीं लगा कभी कि, हाँ मतलब ये ज़रूर है कि वो चूँकि बहुत इनोसेंट है तो लोगों की बातों में आ जाते हैं। उनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, एक समझाने की ज़रूरत है, एक अच्छा मार्गदर्शक उनके साथ होना ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि वो अपनापन देखते हैं और साथ में हम लोगों को लेके चलते हैं, लेकिन उनके साथ भोजपुरी की अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी रही और थ्रू आउट उनके साथ और रही, मेरे लेकिन साथ भी अक्षरा जी ने काम किया। फिर अक्षरा सिंह को वो छोड़ देते हैं। पता नहीं भाई मुझे इसके बारे में। अक्षरा जी भी मेरे साथ काम की और बहुत अच्छा उनका नेचर रहा है, और आज भी मेरी उनसे कैसी अच्छा, लगती हैं अक्षरा सिंह बहुत आपको? अच्छी हूँ, बहुत टैलेंटेड। मतलब मैं तो उनको लेडी, आयरन लेडी कहता हूँ। वो भोजपुरी की कंगना रनावत तो है। मजे की बात यह है कि आप उनका भी समर्थन कर रहे हैं, इनका भी नहीं, समर्थन कर रहे हैं, मेरा लेकिन तो दोनों एक दूसरे का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो अलग बात है, मेरा अपना नजरिया है ना, मैं तो गार्जियन हूँ ना। तो आपने कभी नहीं सोचा कि आप एक बार मीडिएटर का काम कर दें? नहीं नहीं, इतना समय नहीं मिला मुझे। ये बताइए, जी अब दूसरे सुपरस्टार की बात कर लेते हैं, हाँ। खेसारी लाल यादव। नहीं, उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि सबसे विनम्र व्यक्ति कौन है भोजपुरी में? सबसे विनम्र व्यक्ति दिनेश जी हैं। दिनेश रानी रहुआ। हाँ, बहुत अच्छे हैं। हम्म और बाकी लोग तो कैसे होते हैं ना कि अगर जो आदमी बहुत ज़मीन में घास खोद रहा हो, लिट्टी चोखा बना रहा हो, उसको अचानक से पैसा मिल गया तो वो तूफान हो गया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उनको लगता है यार भगवान ने मुझे दिया है। क्या खेसारी घमंडी है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी। और कोई घमंडी होगा अपने घर में रहे, उससे मुझे क्या लेना देना। वो घमंडी है तो घर में रहना, मुझे क्या मतलब उससे भाई। लेकिन है कि नहीं, मैं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं। खेसारी और पवन सिंह में भी तकरार हो रहा था। पता नहीं भाई, भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार किसको मानते हैं? मैं तो सुपरस्टार किसी को नहीं मानता भाई, जो भी अपने। क्यों भाई? पवन उस पे सिंह कहते जाना हैं नहीं हम चाहता। हैं, खेसारी कहते हैं हम हैं। उधर जाना नहीं चाहता सर, मेरी दुनिया अलग होगी ना। लेकिन एक तो सुपरस्टार चुनना पड़ेगा ना सर। पता नहीं सर, अभी तो भोजपुरी में मैंने देखा कि शायद वहाँ बहुत बुरा हाल है और थिएटर वगैरह सब बंद हो गए, तो सब लोग अपना नाच गा के अपना घर चला रहे हैं। और कहाँ सिनेमा बन रहा है अभी वहाँ? फिल्में बनना लगभग बंद हो गई। इतनी दयनीय स्थिति क्यों है भोजपुरी सिनेमा की? सब स्टारडम की वजह से खा लिया लोगों ने, अपना अपना पैसा खड़ा कर लिया, और क्या। किसी को पनपने नहीं दिया वहाँ, इंडस्ट्री पनपने नहीं दी, अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे लोगों को आने नहीं दिया। वही अनपढ़ गंवार जो लोग थे उन्हीं को साथ में काम करना है उनको, तो कैसे चलेगी आगे? क्या भोजपुरी सिनेमा सिर्फ ढोड़ी और चोली तक ही रहेगी वहीं क्या? तक रह गया, बिल्कुल सच है ये, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आम आदमी जो था दर्शक, वो तो कट गया ना उससे। अनसेटल्ड लोग देखते रहे और उसके बाद वो भी खत्म। आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई कभी? कोशिश की, लेकिन मैं अलग थलग पड़ गया फिर। एक और मुद्दा बहुत बड़ा है भोजपुरी सिनेमा में है, ठाकुर बनाम यादव। पता नहीं सर, मुझे इसके बारे में ज़्यादा। भगवान का गाना चली कि अहिरान के गाना ये चली? गलत बात है, कभी नहीं होना चाहिए। ये सब गंदी चीज़ें, ये बहुत गंदी, ये गंद है। नहीं तो उधर तो चलता है कि भाई हमरे ठाकुर बानी तो हमारे गाना चली, तो नहीं तो अहिरान के गाना चली। पता नहीं भाई, मैं तो केकर गाना चले के चाहिए? हम तो ये कहता नहीं कि हम सुनते नहीं की। तो रहुआ के क्या लगता कि के बढ़िया बाटे केकर रहुआ के तमगा देव? गानवा के जहाँ तक बात हुई तो पवन सिंह से बड़ा सिंगर केहू नहीं की। सिंगर सबसे बढ़िया पवन सिंह बने, और बाकी खेसारी पता नहीं भाई, वो तो का बोले उठलाली से रोटी बोर के। पता ना, हम सुन नहीं ना उनका रखे। रहुआ का एकदम दिक्कत बा खेसारी से? ना कौन दिक्कत ना, हम जानते नहीं कि उनका रखे, हम ना सुनिए भाई, पता ना बा हम क्यों के हुआ। कौन तकरार बा का? ना कबहू ना कोनो भेटे नहीं खे हमारे उनसे।
रवि किशन से? रवि किशन जी के ठीक बा, रवि किशन के तरह कहता नहीं ठीक बा, लेकिन खेसारी के साथ तरह फिल्म बना नहीं ले पानी ना, वैसे ही बन गई है गलती से। फिल्म का नाम हम आपके बता दी जाए दी, कोनो बात नहीं कि वो गलती रहल हमारी जिंदगी के, सब गलती होला ना, हमेशा लाइफ में गलती होती रहती है इंसान से। रवि किशन कैसे आदमी लगते हैं? है अपना ठीक है, मतलब भी अपना अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और क्या। तो बोलबम करते हैं भाई, कुछ नहीं, वो सब महादेव करेंगे देखो, सब। महादेव उनके साथ हैं, इसलिए वो जिस चीज़ों के लिए डिजर्व नहीं करते वहाँ भी उनको महादेव सेटल कर देते हैं, बस यही है उनके साथ। तो ठीक है, अपनी उनकी लाइफ है और उनका अपना अंदाज है, जी रहे हैं वो, और हमें अपने तरीके से जी रहे हैं। सांसद बन गए हैं, अरे अच्छी बात है भाई, कैसा लग रहा है? ठीक है। आप बहुत सारे सांसद है, 400 हैं उसमें। न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं गोरखपुर से? पता नहीं भाई, गोरखपुर वाले बस सांसद ही बने हुए भाई, गोरखपुर में तो मैं जानता हूँ बाबा का राज है, हैं। योगी बाबा का राज है, योगी बाबा ही वहाँ की सरकार चलाते हैं, योगी बाबा ही सब कुछ, वहाँ के लिए सब कुछ योगी बाबा है। और रवि किशन अब रवि किशन क्या है मुझे नहीं मालूम भाई, मैं तो वहाँ जाता भी नहीं हूँ, सांसद है वहां से? मैं गया भी हूँ तो कभी मैंने मिलने की भी कोशिश नहीं की, मैं तो अपने बाबा से मिल के चला आया। और मनोज तिवारी मृदुल मतलब भैया भी अच्छे हैं, ठीक है, उन्होंने अपना रास्ता बनाया। मृदुल भाषी हैं कि नहीं वो? बहुत मृदुभाषी और अच्छे हैं, हाँ। उसमें कोई शक नहीं, बढ़िया आदमी है। और उन्होंने सिनेमा से लेकर पॉलिटिक्स का अपने नए आयाम बनाए उन्होंने, तो ऐसे लोग साधारण नहीं होते। ये बताइए, जी, अब जो लड़के मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं उनको सही दिशा दीजिए बिल्कुल इस पॉडकास्ट के माध्यम से। बिल्कुल ज़रूर। मैं चाहूँगा कि जो हमारे पोस्टकास्ट लोग जो दिख रहे हों और ख़ासतौर पे फिल्म लाइन में स्ट्रगल कर रहे हूँ, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अपना आकलन बहुत ज़रूरी है। अपने आप को समझिए कि मैं क्या हूँ, और कभी मत ये सीखिए कि मैं सोचिए कि मैं बहुत सीख गया हूँ, बहुत बड़ा एक्टर बन गया हूँ। नहीं, आप जितना भी ये समंदर है, जितनी गहराई में जाएंगे उतना आपको मजा आएगा। आप पढ़िए, अच्छे अच्छे ऑथर को पढ़िए और सीखने की प्रक्रिया करिए। जब सीखें, आपको खुद लगे कि हाँ मैं कुछ, तब आप आगे बढ़िए। और ज़रा से भी अगर आपको लगता है एक शॉट दिया और मैं स्टार हो गया, तो फिर वो चीज़ें आपको आगे नहीं ले जाएंगी, पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप। स्टारडम वाला खेल मत खेलिए, वहीं पे आप दब जाएंगे नीचे। ये बताइए, बहुत लड़कों की दुविधा है भाई, दुविधा ये है कि घर वाले भेज दिए, अरे तुम तो सुंदर दिखते हो भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अरे तुम मुंबई जाओ। लड़का पहुंच गया मुंबई, अब पहुंच गया मुंबई, ऑडिशन की लाइन में खड़ा हुआ है, यारी रोड में खड़ा हुआ है, आराम नगर में खड़ा हुआ है, महाड़ा में खड़ा हुआ है, फोर बंगलो में खड़ा हुआ है। अब दिक्कत ये है कि वहीं सुनता है नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट। अब बेचारा वो निराश होता है, निराश होता है तो क्या लत लगती है? नशे की। नशे में यूथ चला जा रहा है, बॉलीवुड का एक बड़ा ये भी कारण है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ बिना एक्टिंग सीखे मुंबई पहुंच जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो कल को कल शाहरुख खान बन जाएंगे? दरअसल ऐसी लोगों की संख्या थोड़ी बहुत नहीं है, 90% है। वही मैं कह रहा हूँ। और ये जो भीड़ है ना, इस भीड़ की वजह से जो जेन्युइन लोग हैं जिनको वाकई में काम मिलना चाहिए, वो भी भीड़ में दब जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। और ये जो भीड़ होती है बहुत जल्दी कुंठित हो जाती है, कुंठित होकर ये लोग फिर तमाम तरह के उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि अपना आकलन पहले आप करिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अब मैं फिल्म बना रहा हूँ द डायरी ऑफ मणिपुर, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर है बहुत ज़्यादा। लोग बोले, मैंने कहा भाई नॉर्थ ईस्ट के लुक अलग होते हैं, बोले हमारा लुक हम बना लेंगे। अब जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हम लुक बना लेंगे, तो वो कैसे, कितना मैच्योर है आप बताइए। पहाड़ों पे लोग जो रहते हैं उनका अलग लुक है, आपका अलग है, लेकिन फिर भी मेरे प्रेशराइज है। तो ऐसे लोग जो सोचते हैं कि नहीं हम वो कर लेंगे, इसका मतलब अनमेच्योर है। अनमेच्योर लोगों का तो बिल्कुल भी जरा कोई भी ठिकाना नहीं बॉलीवुड में, और उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा निराशा के अलावा। इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी अगर कहा तो आप तैयारी के साथ आइए। हर इंसान सीखता है ना, पैदा होने के बाद तो सब कुछ सीखता है। आप सिनेमा भी सीखिए कुछ दिन, पढ़िए कुछ दिन, समझिए, तब आइए। आप आके अचानक से आपने रील बनाया और बोला, मुंह बना दिया मिथुन दे की तरह से और गोविंदा की तरह से, तो आप एक्टर नहीं हो गए आप। जो रील वाला जो चक्कर चला है तो और ज़्यादा खराब करा है लोग। प्रॉपर एक्टिंग, लेकिन लोग कास्टिंग उसी की कर रहे हैं भाई, रील वाले की। भाई तुम्हारे 1.5 लाख फॉलोअर आ जाओ फिल्म में, भाई तुम एक्टर हो, तुम्हारे 100 फॉलोअर हैं, तुमको काम नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि तुम सिर्फ 100 फॉलोअर रखते हो, तुम 1.5 लाख फॉलोअर रखते हो, तुम 1 मिलियन सब्सक्राइबर रखते हो, फॉलोअर रखते हो, तुम आ जाओ, तुम्हें एक्टिंग भले ना आती हो। उसके पीछे इसका एक बहुत बड़ा कारण तो डायरेक्टर भी है ना, कास्टिंग एक्टर भी है। हाँ, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, ये भी जान लीजिए। लोगों के बारे में बता रहा हूँ, वो क्या चाहते हैं कि अगर ये मेरी फिल्म में रहेगा, पिक्चर जब रिलीज होगी तो मेरी पिक्चर प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। मैंने देखा कुछ भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं फिल्म की क्वालिटी पर भी तो असर पड़ रहा है, असर, गंदा असर पड़ रहा है, और टैलेंटेड लोग हतोत्साहित हो रहे हैं। तो भैया एक्टर कहाँ जाए? एक्टर को बस एक्टर तो फिर नशे में जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये गलत परंपरा है बॉलीवुड की।
तो इसको कैसे समाधान क्या है, कैसे खत्म कर देंगे? क्योंकि समाधान, अब तो भैया सब चाहेगा कि वो हिट हो, सब चाहेगा सोशल मीडिया पे छाए। अब आप भी मोनालिसा को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि भाई वो फॉलोअर उसके बहुत अच्छे होने वाले हैं, नहीं, हो आपको जाएगा लगता है आप, लेकिन ये बात ये भी कह रहे हैं कि उसके फॉलोअर जब तक मेरी फिल्म रिलीज होगी वो गिर जाएंगे। लेकिन बात सही है, लेकिन आज जो चर्चित लड़की हो चुकी है आप भी तो उसी को कास्ट कर रहे तो मैं हैं। भी तो चर्चा, मैं कौन सा उससे कम हूँ? आप भी तो चर्चा का विषय बन चुके हैं। बिल्कुल बन चुका तो हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी तो ले रहे हैं आप भी। नहीं, मैं कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। हाँ। मैं अपनी फिल्म की क्वालिटी पे जा रहा हूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं, मैं कल मिलूंगा भी, मुझे अभी नहीं आपने चाहिए। कहा कि आप नॉर्थ ईस्ट की के को रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या मोनालिसा नॉर्थ ईस्ट की लड़की नॉर्थ ईस्ट लगती की है? नहीं है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी फिल्म की कहानी भी मैंने आपको बताई। खाली वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के ही लोग थोड़े ना है। आप जाएंगे तो वहाँ पे आर्मी में, वहाँ डिफेंस में, मेरे कितने रिश्तेदार वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं जाके, तो वो सब तो नहीं है वैसे, लेकिन हाँ मैक्सिमम लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं वहाँ पर। कब होगी ये शूटिंग? ये अगले महीने शुरू हो रही। कब तक पूर्ण हो जाएगा? अप्रैल तक, अगले मई साल? तक, मई तक। हाँ। अगले साल? हाँ, अगले साल। चलिए, मतलब एक साल बाद आपको हाँ हम जी। अब फिर से एक बार आपका चर्चा बिल्कुल, करेंगे हाँ। साथ में, जी, जी। और देखते हैं कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित हुई, और आशा करते हैं कि दर्शक सिनेमा हॉल तक जरूर खींच के आएगा। तो ये थे हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा, जिन्होंने बताया कि वो फिल्म को लेकर के क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है, साथ साथ मोनालिसा को लेकर के वो फिल्म क्यों करना चाहते हैं, इस विषय पर उन्होंने बात की। मैं अंकित मिश्रा आपके साथ जुड़ा था, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वहां वेट करें अगले एपिसोड के लिए। धन्यवाद।